गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। देखिए, आपकी एग्ज़ाम की डेट 20 दिसंबर लगभग निश्चित है। तो इसी को देखते हुए मैं कोशिश करूंगा जो आपकी फिजिक्स स्टार्ट की थी मैंने कि जल्दी से जल्दी आपके कोर्स को कवर किया जाए, और कोशिश करूंगा जो भी लेक्चर्स लूँगा मैं उसी लेक्चर्स के अंतर्गत आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो। देखिए, आज स्टार्ट करेंगे हम पृष्ठ तनाव अर्थात सरफेस टेंशन। देखिए, इसी को सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन। अब देखिए, पृष्ठ तनाव, दो शब्द इसमें, पृष्ठ भी है और तनाव भी है। ठीक है, अर्थात पृष्ठ पर कार्य करने वाला तनाव। सिंपल सी बात हो गई, यानी पृष्ठ पर जो तनाव कार्य कर रहा है वही क्या हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया। यानी सरफेस टेंशन अर्थात सरफेस पे जो टेंशन कार्य कर रहा है वही क्या हो गया, सरफेस टेंशन हो गया। देखिए, अब देखिए क्या एक्चुअली पृष्ठ और तनाव जो होती है एक द्रव की क्वालिटी है, द्रव का एक गुण होता है पृष्ठ तनाव, यानी कि द्रव की एक करेक्टरिस्टिक है पृष्ठ तनाव। ठीक है, द्रव का जो फ्री सरफेस होता है अर्थात मुक्त पृष्ठ होता है वो हमेशा सिकुड़ने की कोशिश करता है। कैसी, सिकुड़ने की। अब जब द्रव का पृष्ठ, मुक्त पृष्ठ जो सिकुड़ने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से वहाँ पे क्या होगा, टेंशन कार्य करेगा। क्या करेगा, तनाव कार्य करेगा। ठीक है, क्योंकि सिकुड़ने की कोशिश करेगा तो तनाव कार्य करेगा। तो इसी करेक्टरिस्टिक को क्या कहते हैं हम, पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब देखिए, सिकुड़ने की कोशिश करता है। अब आपने देखा होगा जो वर्षा की बूंद होती है, वर्षा की बूंदें जो छोटी छोटी बूंद होती है वो गोल होती है। क्यों होती है गोल, क्योंकि आप जानते हो किसी भी दिए हुए आयतन के लिए, यानी कि किसी भी दिए हुए आयतन के लिए, किसी भी आयतन के लिए, गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो एक न्यूनतम आकार, यानी कि न्यूनतम आकार का होता है। ठीक है, यानी कि मैंने आपको बोला है कि गोले जो सरफेस है उसका, द्रव का जो सरफेस होता है सिकुड़ने की कोशिश करता है और न्यूनतम आकार लेने की कोशिश करता है। तो न्यूनतम आकार क्या होता है, किसी भी गोले का जो क्षेत्रफल होगा वो एक न्यूनतम आकार के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए जो बूंद होती है, बरसात की बूंद, छोटी छोटी बूंद होती है वो गोल होती है, क्योंकि न्यूनतम आकार किसका होता है, गोले के क्षेत्रफल का। तो वो गोल इसीलिए होती है आपकी पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, अब देखिए, लेकिन आपने देखा बड़ी बड़ी बूंद तो चपटी होती है, फ्लैट है ना। वो क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्या है कि ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करता है। ठीक है, जिसके कारण बड़ी बूंद कैसी होती है, चपटी होती है। ठीक है, अब ये तो आपका द्रव की पृष्ठ तनाव। अब देखिए, सिंपल से एक डेफिनेशन में देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माना ये आपका द्रव है, किसी बर्तन में मैंने द्रव भर लिया। ठीक है, लिक्विड है, ठीक है, भरा हुआ है, और इसमें मैं एक काल्पनिक रेखा खींच दे रहा हूं, एक काल्पनिक रेखा खींचता हूं। ठीक है, एक रेखा खींच दी काल्पनिक। अब द्रव में जो अणु होते हैं उसमें क्या होता है कि अपने आकर्षण बल कार्य करता है, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। द्रव के अणु सर एक दूसरे अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, और खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, द्रव के अणु इधर भी है, इधर भी है, तो इधर वाले अणुओं को अपनी ओर खींचेंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। भाई, इधर वाले अणु इन अणुओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फोर्स लगा रहे हैं अपनी ओर खींचने के लिए। इसी प्रकार से इधर के अणु इधर वाले अणुओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फोर्स, एफ फोर्स लग रहा है दोनों। ठीक है, लेकिन किस पे कार्य कर रहा है भाई, इस जो काल्पनिक रेखा मैंने खींची, इस मिट गई, किस पे बेटा कार्य कर रहा है,
जो काल्पनिक रेखा आपने खींची उस पे एक लंबवत कार्य कर परपेंडिकुलर है, देखिए लंबवत है नहीं, तो क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन बना लीजिए, पृष्ठ तनाव बराबर F/L, ठीक है। अब डेफिनेशन देख लो, द्रव के पृष्ठ पर खींची गई एकांक लंबाई की काल्पनिक रेखा पर कार्य करने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। एकांक लंबाई यानी किसी भी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई एकांक लंबाई के पृष्ठ पर या एकांक लंबाई पर, ठीक है, पर कार्य करने वाले लंबवत बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं, अर्थात परपेंडिकुलर फोर्स होगा, ठीक है, याद रखिए। अब इसकी यूनिट देख लीजिए क्या होगी, मात्रक क्या होगा, एफ न्यूटन, एफ फोर्स का क्या हो गया, न्यूटन, और इसका मीटर हो गया, लंबाई का हो गई आपकी मात्रक, न्यूटन पर मीटर हो गया इसका। और डायमेंशन देखनी चाहिए, डायमेंशन देखिए इसकी, आप जानते फोर्स की क्या होती है, MLT-2, और मीटर की वो सॉरी हाँ दूरी की L से L कैसे कीजिए, MT-2 हो गई, डायमेंशन हो गया। बताइए सरफेस टेंशन आएगा एग्जाम में, आराम से बता लोगे आप, बता लोगे ना आराम से, ठीक है। अब इसी को एग्जाम्पल से समझते हम। माना मैंने एक रिंग ले ली, क्या ले ली, रिंग, इसको ले लेते हैं ना। माना मैंने एक रिंग ले ली, ठीक है। अब रिंग को मैं ये फ्रेम एक रिंग के आकार का, यानी कि गोलाकार आकार का एक फ्रेम है, इसको मैंने साबुन के घोल में डुबो दिया, तो देखोगे साबुन के घोल पर फिल्म बन जाएगी, ठीक है, इस तरीके फिल्म बन गई, ठीक है। और मैंने इस पर एक धागा रख दिया, गोल करके धागा रख दिया, मान धागा मैंने रख दिया, धागा इस तरीके से यो रखा हुआ, ठीक है, ठीक है, धागा रख दिया। अब इसके पीछे जो साबुन की फिल्म जो बनी हुई है, इस पर फूंक मारी है, सुई से चुभो दिया, तो जो फिल्म जो बनी हुई थी जहाँ धागा है वो क्या हुआ, फिल्म हट गई इसके, तो क्या होगा, ये देखिए फोर्स क्या करेगा, तो इधर वाला हिस्सा इधर वाले अणु को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, तो इधर खींचेगा, ठीक है, और इधर वाले अणु इधर खींचेंगे, इधर वाले अणु इधर खींचेंगे, अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको बना दें, तो ये देखिए, तो अब जो बनेगा, माना ये धागा बनाना ना, जेड में बनाते, तो ये जो आपका धागा है, धागे का आकार कैसा होगा, गोल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, गोल हो जाएगा, और साइज बड़ा हो जाएगा। कैसे, क्योंकि आपने देखा जो अणु होंगे अपनी ओर खींचेंगे, अणु जो अपनी ओर खींचेंगे, इधर के अणु अपनी ओर खींच रहे हैं, इधर यानी फोर्स अपनी ओर लगा, चारों तरफ फोर्स लग रहा है, तो जब फोर्स चारों दिशाओं में लगेगा, अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन के द्वारा क्या होता है, आपने देखा ना कि सभी अणु अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, क्या अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, तो जो धागा है उसकी क्या हो गई, साइज बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, इधर के अणु जो हैं वो इस वाले अणु को अपनी ओर खींच रहे हैं, इधर वाले अणु अब इधर खींच रहे हैं, तो साइज क्या होगा, हमारा एक रस्सी है, इसको अपनी ओर खींचोगे, दूसरा अपनी ओर खींच रहा है, तो साइज बड़ा होगा या नहीं होगा। तो यही क्या है, पृष्ठ तनाव की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब देखते हैं, एक होता है टॉपिक ससंजक बल और असंजक बल, ठीक है, इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, इसको बोलते हैं एडिसिव फोर्स, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, यदि हम एक ही पदार्थ के अणुओं की बात करें, एक ही पदार्थ,
तो एक ही पदार्थ की बात करें, एक ही पदार्थ के अणुओं की बात करें, तो उनके मध्य, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होगा, है ना, पदार्थ के मध्य जो कार्य करता है आकर्षण बल, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ससंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स कहते हैं या ससंजक बल कहते हैं। जबकि भिन्न भिन्न पदार्थ के, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? असंजक बल कहते हैं। याद रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके में अलग से एक टॉपिक है, ससंजक बल और असंजक बल। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, लेकिन एक आकर्षण बल की भी क्वालिटी है इनकी। यदि अणुओं के मध्य न्यूनतम दूरी यानी मैक्सिमम 10⁻⁹ मीटर है, तो इनके मध्य आकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, और जैसे ही इन अणुओं के मध्य 10⁻⁹ मीटर से दूरी अधिक हो जाती है, तो इनके मध्य आकर्षण बल कार्य करना बंद हो जाएगा। याद रखिए, ठीक है। अब न्यू टॉपिक्स लेते हैं इसी में। ससंजक बल के आधार पर, टॉपिक क्या है एक बार देख लेता हूँ, पृष्ठ तनाव की व्याख्या है ना। ससंजक बल के आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या है। ठीक है, एक्सप्लेनेशंस ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ द कोहेसिव फोर्स, है ना। तो देखिए, से बना लेते कोई, माना पहले एक मैं बर्तन बना लेता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक द्रव, माना कोई बर्तन है, इसमें द्रव भरा हुआ है। ठीक है, ठीक है, माना कोई बर्तन है, इसमें द्रव भरा हुआ, और द्रव का मुक्त पृष्ठ कौन सा है? ये आपका मुक्त पृष्ठ। ठीक है, ठीक है। अब मैं घोड़े के आकार का, घोड़े के, मैं अणुओं की, जो अणुओं की आणविक परास यानी डिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसको, रेंज के आधार पर, है ना, रेंज यानी अणुओं की परास के आधार पर, उनकी डिस्टेंस के आधार पर मैं कुछ गोले खींचता हूँ, है ना, कि कहाँ तक इनका मूवमेंट हो सकता है। अब देखिए, मैंने एक गोला ही खींच दिया आपका। ठीक है, गोले ना, ठीक है, मेरा सिर्फ दूसरी बननी है, ये बना दे। ठीक है, माना इसको ही गोले मान लेते हैं हम। एक मान लिया, बी, ठीक है, अब एक बना दिया मैंने, नहीं जी नहीं बनेगा। ठीक है, अब तीसरा मैं बना देता हूँ, पेन से बना देता हूँ, है ना। एक बना दिया मैंने, ठीक है, या इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा, चौथा बनाता हूं मैं इस, ठीक है, माना अणुओं की, उनके परास, यानी कि माना द्रव का कोई पृष्ठ है। ठीक है, और उनमें अणुओं की, उनकी आणविक परास के आधार पर उनमें मैंने कुछ बिंदु यानी कुछ गोले निर्धारित किए, बनाए, ए, बी, सी, डी।
और इससे मैं ज्ञात करूंगा किस पर कितना यानी कितना फोर्स कार्य कर रहा है, यानी पृष्ठ तनाव किस पे कितना है ससंजक बल के आधार पे। अब देखिए, अब माना ए बिंदु पे मैं देख रहा हूँ, ए बिंदु है आपका। अब ए बिंदु पे मैं देख रहा हूँ, एक बिंदु को चारों अणु है, क्या है, चारों मॉलिक्यूल्स है। तो इधर के जो अणु हैं वो भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, इधर के अणु भी अपनी को खींचने की कोशिश करेंगे, इधर की भी अणु अपनी को खींचेंगे। तो इधर के अणु भी अपनी को खींच रहे हैं, इधर की भी खींच रहे हैं, खींचेंगे नहीं खींचेंगे बताइए भाई, अपनी को खींचने की कोशिश कर रहे नहीं कर रहे, बताइए मुझे आप, बताइए। तो इस पर जो नेट बल कार्य करेगा वो नेट बल क्या होगा, परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, परिणामी बल शून्य होगा। इसी प्रकार देखिए बी बिंदु पर भी देखिए, जो द्रव के पृष्ठ के अंदर ही है, तो इस पर भी फोर्स क्या होगा, इधर से सब चारों तरफ से लगेगा, अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चारों तरफ से तो यहां भी क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन यहां देखिए, यहां द्रव के पृष्ठ के अणुओं की संख्या कितनी है, कम है, जबकि यहां बाकी अणुओं की संख्या क्या है, सब जगह है। तो अणु किधर की ओर लगेंगे, जो अणु होंगे किधर की ओर आकर्षित होंगे, नीचे की ओर आकर्षित होंगे। क्यों, नीचे वाले की ओर, नीचे वाले फोर्स अधिक लगा रहे हैं, यानी नीचे वाले अणुओं की संख्या ज्यादा है, तो ये किधर मूवमेंट होगा, नीचे की ओर मूवमेंट होगा, ठीक है। तो इधर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, ठीक है, याद रखिए। जबकि इधर देखिए, इधर तो देखिए थोड़ा सा, यानी कि पूरा सर्किल बना हुआ था, केवल थोड़ा सा कटा हुआ था, लेकिन या तो आधा सर्किल बना हुआ है और आधा गायब ही है इसका। तो यानी कि यहाँ तो बिल्कुल ही जो फ्री, जो मुक्त पृष्ठ है, यहाँ पे अणुओं की संख्या तो बिल्कुल कम हो गई इसके लिए, क्यों, आधे पे ही है। तो यहाँ अणुओं की संख्या आधे पृष्ठ पे, इस पे नीचे ही तो अधिक है, तो अणु किधर मूवमेंट होंगे, नीचे की मूवमेंट होंगे, ठीक है। जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। यानी कि जो मूवमेंट्स होगा वो किधर होगा, नीचे की ओर होगा, ठीक है। समझ में आया इतना, बताइए। यानी इसी के आधार पे, ससंजक बल के आधार पे ही पृष्ठ तनाव की व्याख्या की गई है, ठीक है। एक मिनट पानी पी लो, आज गर्मी गर्मी सी लग रही थोड़ी है ना, इसलिए प्यास भी लगाई, ठीक है। अब यदि इसको परिणामी बल के आधार पर देखा जाए तो यहाँ तो परिणामी बल 0 है, यहाँ भी परिणामी बल 0 होगा, लेकिन यहाँ परिणामी बल क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। कैसे लगेगा, नीचे की ओर, ठीक है। इसको वैसे ड्रॉ करना चाहेंगे तो हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ ही परिणामी बल कैसे लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, ठीक है, याद रखिए। अब यदि किसी द्रव का पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाता हो, यदि माना मैं इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाता हूँ तो नीचे वाले अणु जो होंगे वो किधर मूवमेंट करने लगेंगे, ऊपर की ओर। नीचे वाले अणु ऊपर की ओर मूवमेंट करने लगे, ठीक है। अब भाई नीचे वाले अणु हैं जो ऊपर की ओर जाएंगे, तो इनको कुछ ना, जो अणु और ऑलरेडी हैं इनके विरुद्ध टकरा के तो ऊपर पहुंचेंगे भाई, ऐसे तो पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि इन अणुओं को जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि जो यहाँ अणु हैं इनसे टकरा के, यानी कुछ ना कुछ टकराने के बाद ही ऊपर पहुंचेंगे, अर्थात इनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा, होगा नहीं हुआ। और जब ऊपर पहुंचेंगे तो टकराने के बाद इनके पास, जब यहाँ पहुंचते हैं तो इनके पास एनर्जी नीचे वाले अणुओं की अपेक्षा अधिक होती है। क्यों होती है, जब टकरा के पहुंचे अर्थात एनर्जी इनके पास अधिक होगी, तभी तो ऊपर पहुंचे होंगे। तो ऊपर जो अणु होते हैं वो उनके पास अलग से, यानी नीचे वाले अणुओं की अपेक्षा अधिक एनर्जी होती है ना। और दूसरी एक कंडीशन और है, जब पृष्ठ पे है तो ऊपर से भी कुछ एनर्जी प्राप्त हो रही है, लेकिन हमें ऊपर से, यानी कि एयर एटमॉस्फेयर से जो प्राप्त हो रही है हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, जो प्राप्त हो रही है, ठीक है, एयर से जो प्राप्त हो रही है हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन हम केवल अंदर की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो पृष्ठ पर जो अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो यानी कि अणु तो पहुंचे लेकिन इनके पास एनर्जी नीचे वालों की अपेक्षा अधिक होगी, क्योंकि निश्चित रूप से एनर्जी अधिक होगी तभी वो ऊपर टकरा के पहुंच पाएंगे, नहीं तो नीचे रह जाती, एनर्जी कम होती तो इस जो एनर्जी है इनके पास, स्थितिज ऊर्जा जो एक्स्ट्रा है, इसी को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं, सरफेस एनर्जी। क्या कहते हैं, पृष्ठीय ऊर्जा। तो सिंपल सी क्या कहोगे आप कि किसी भी मुक्त पृष्ठ पर अणुओं के पास कुछ ना कुछ एनर्जी नीचे वाले अणुओं की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है, जो कि एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में या में संचित रहती है। इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं,
पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। द्रव के मुक्त पृष्ठ का विस्तार करने में किया गया कार्य ठीक है। अब देखिए, माना देखिए कोई से एक फ्रेम ले लिया मैंने, एक फ्रेम ले लिया तार का, ठीक है। अब इस फ्रेम के बीच में एक दूसरा तार मैंने जो सरक सकता है ना, उसको मैंने बांध दिया। माना पी क्यू, एक तार ले लिया ए बी, एक मैंने तार का पहले एक फ्रेम लिया ए बी सी, ठीक है, फ्रेम लिया और उसके मध्य में एक खिसकने वाला तार जो स्लाइडिंग वायर है उसको मैंने बांध दिया दोनों के बीच में, ठीक है। अब एक बार बताइए, जब साबुन का घोल होगा, साबुन की फिल्म बनी होगी, तो ये बताइए ये किधर खिसकने की कोशिश करेगा? जो तार है बीच वाला, स्लाइडिंग वायर जो है वो किधर यानी सरकने वाला जिसको बोलते हैं, जो वायर है वो किधर सरकने की कोशिश करेगा? बताइए मुझे आप, ऊपर की ओर, क्योंकि जो मॉलिक्यूल से अणु है वो अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। किधर? अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं ना, अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे। तो अब इसको साम्यावस्था में, यानी अपनी साम्यावस्था बनाए रखने के लिए इस पर मैंने एक फोर्स लगा देता हूँ और सपोज इसको मैं दूरी विस्थापित करा देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इस जो मुक्त पृष्ठ है इसमें कुछ विस्तार किया जाता है, यानी कि इसमें मुक्त पृष्ठ का विस्तार किया जाता है और इसकी दूरी माना डेल्टा एक्स तक इसको विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, कितना? डेल्टा एक्स। और साम्यावस्था में बनाए रखने के लिए इस पर मैं कितना फोर्स लगाता हूँ? एफ फोर्स लगाता हूँ, जिससे कि वो अपनी उसी अवस्था में बना रहे। ठीक है, समझ में आया? यानी कि ऊपर खिसकने की कोशिश करता है, पहले देखिए ऊपर खिसकने की कोशिश करता है तो उसको उसी साम्यावस्था में बनाए रखने के लिए एक फोर्स में नीचे की ओर यानी कुछ लटका देता हूँ। ठीक है, तो यानी कि नीचे की फोर्स लगा दिया। ठीक है, अब चाहता हूँ जो आपका सरफेस है उसका थोड़ा विस्थापित कर देता हूँ, माना उसको डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित करती है। ठीक है, समझ में आ गया? अब जो फोर्स है, कार्य करने वाला जो फोर्स होगा, ठीक है, फोर्स जो कार्य करने वाला फोर्स होगा वो पी क्यू के संपर्क में आने वाली फिल्म है ना, माना फिल्म की लंबाई है एल। क्या है? माना फिल्म की लंबाई है एल, माना फिल्म की लंबाई एल है। क्या है? फिल्म की लंबाई एल है। ठीक है, तो जो फोर्स कार्य करेगा तो प्रोपोर्शनल होगा किसके? लंबाई के, फिल्म की लंबाई के। ठीक है, अब तो लिखोगे कैसे? माना कोई ए बी सी एक तार है या फ्रेम में है, उसके बीच में कोई एक पी क्यू तार सरकने वाला तार लगा दिया गया है। ठीक है, अब साम्यावस्था बनाए रखने के लिए उस पर एक बल नीचे की ओर लगा दिया गया है, जिससे कि उसका मूवमेंट ऊपर की ओर ना हो पाए। ठीक है, अब जो कार्य करने वाला बल है वो फिल्म की लंबाई जो पी क्यू के संपर्क में आ रही है, फिल्म, साबुन की फिल्म, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और आप जानते हो साबुन की फिल्म जब एक तरफ बन रही है तो दूसरी तरफ भी बन रही होगी, तो जो लंबाई होगी साबुन की फिल्म की वो क्या होगी? 2L होगी। क्या होगी बेटा? 2L होगी। तो प्रोपोर्शनल अगर साइन हटाओगे आप तो क्या होगा? T हो जाएगा कांस्टेंट और 2L हो जाएगा। तो F बराबर बेटा क्या हो जाएगा? 2TL हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2TL। ठीक है, अब W आप जानते हो क्या होता है? F इंटू W क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना है? dx, डेल्टा एक्स। ठीक है, यही तो है। और F बराबर रख दीजिए आप, W कितना हो गया? F इंटू 2TL हो गया।
लंबाई L, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, W बराबर F की वैल्यू 2TL और डेल्टा एक्स लिख दीजिए बेटा आप, ठीक है। अब देखिए W बराबर 2TS, एक मिनट, W बराबर बेटा क्या हो गया, T ऐसी बना नहीं दिया, 2L और डेल्टा एक्स एक साथ लिख दिया मैंने, ठीक है। तो W बराबर क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। W बराबर T जो डेल्टा ए, ठीक है। तो T बराबर बेटा क्या हो गया, W अपॉन T डेल्टा ए, W बराबर क्या हो गया, एक मिनट, W बराबर T डेल्टा हो गया, T बराबर क्या हो गया बेटा, W अपॉन डेल्टा ए, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव बराबर क्या हो गया, कार्य अपॉन डेल्टा ए, ठीक है। आज पता नहीं गले में खराश आ रही है ज़रा, तो कहाँ हो गए हम लोग, T बराबर W अपॉन डेल्टा ए बेटा, है ना। तो T बराबर क्या है, W अपॉन डेल्टा ए, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव किसके बराबर हो गया, किए गए कार्य के। तो किसी पृष्ठ का पृष्ठ तनाव उस पर किए गए कार्य के बराबर होता है, जो कि उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में वृद्धि करते। कितना, एकांक क्षेत्रफल, डेल्टा ए मैंने 1 मान लिया, तो कितना होगा, क्योंकि किए गए कार्य के बराबर होता है ना, जो कि उसके क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करते, ठीक है। जस्ट चलिए अब न्यू टॉपिक ले लेते, केस नली। केस नली, कैपिलरी जिसको बोलते हैं ना, कैपिलरी, ठीक है। अब केस नली होती क्या है, केस नली एक ट्यूब होती है, नली होती है, आपने देखा होगा, जिसमें ये देखिए केस नली है आपकी, है ना, जो ओपन नहीं होती है पूरी, ठीक है। अब इसमें जो कि लिक्विड क्या होता है, यानी जल ऊपर चढ़ता है। केस नली वैसे खोखली नली होती है, क्या होती है, खोखली नली होती है, जिसमें कि द्रव जो होता है ऊपर चढ़ता है अथवा नीचे उतरता है, ठीक है, ऊपर नीचे चढ़ता है, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो केस नली में द्रव के उतरने और चढ़ने की घटना को क्या कहते हैं, केशिकात कहते हैं, केशिकात, याद रखिए। केस नली में द्रव के उतरने और चढ़ने की घटना को क्या कहते हैं, केशिकात कहते हैं, ठीक है। अब आ जाए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको साफ कर देना मैंने, है ना। स्पर्श कोण या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, जस्ट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ठीक है, माना कोई द्रव का सरफेस है, पृष्ठ है अपने, ये तो आपका द्रव का पृष्ठ है। अब इसमें मैं किसी ठोस को या कांच को डुबो देता हूं, है ना, कांच की नली को डुबो देता हूं, डुबो दिया आपने, ठीक है। तो ये तो द्रव हो गया और ये ठोस हो गया, ठीक है। अब जब द्रव के पृष्ठ पर किसी ठोस को डुबोया जाता है तो उसके आसपास का एरिया थोड़ा कैसे बन जाता है, बकराकार बन जाता है। आप देखना डुबोगे, बकराकार बन जाता है, कैसे, वक्र के आकार का। तो डेफिनेशन दे दें, द्रव व ठोस के, ये द्रव है पर ये ठोस के स्पर्श बिंदु ये द्रव व ठोस के स्पर्श बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब द्रव के पृष्ठ पर एक स्पर्श रेखा खींच दूं मैं, खींच दी। अब ठोस के पृष्ठ पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा खींच गई।
देखो ठोस के पृष्ठ पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्शिका के मध्य बना कोण ही स्पर्श कोण कहलाता है। याद रख लीजिए, देखिए द्रव व ठोस के पृष्ठ से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्शिका, तो द्रव के पृष्ठ पर खींच रहे हो। अब ठोस के पृष्ठ पर द्रव की अंदर की ओर खींची गई स्पर्शिका, इन दोनों के मध्य जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है? स्पर्श कोण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब केस स्टडी नेक्स्ट टॉपिक है आपका। देखिए अब टॉपिक देखते हैं केशकाट का कारण, यानी केश नली में जो जल ऊपर नीचे होता है क्यों होता है, नहीं नीचे से ऊपर चढ़ता है क्यों हो, किस कारण चढ़ता है। ठीक है, अब देखिए पहले वही द्रव का पृष्ठ बना लेते हैं हम, बना लीजिए भाई। जी मैंने ले लिया सिलेक्ट। ये द्रव का पृष्ठ, ठीक है, इसको बना लिया आपने। अब इसमें मैंने कोई केश नली लगा दी, ये आपकी केश नली, ठीक है, ये आपकी केस नली है, जो द्रव भर दिया इसमें। ठीक है, अब आप जानते हो कि किसी भी जल के संपूर्ण पृष्ठ पर दाब समान होता है। क्या होता है? दाब समान होता है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे दाब P है, यहाँ पर भी P है, लेकिन जहाँ केश नली होती है, केश नली जब डूबती है तो वहाँ पर दाब में कमी आ जाती है, क्योंकि ये जो सरफेस बन जाता है इस तरीके से अवतल की तरह, अवतल दर्पण की तरह से इसका सरफेस बन जाता है, और यहाँ पर जो कमी आती है P-2TR/R, यानी कि R उसकी वक्रता त्रिज्या है, यानी केश नली की वक्रता त्रिज्या क्या? R है। ठीक है, जबकि केश नली की त्रिज्या क्या है? स्मॉल r है। याद रखिए, जिस त्रिज्या है R है, जबकि वक्रता त्रिज्या R है। ठीक है, और पृष्ठ तनाव क्या है? जल का T है। ठीक है, तो इसके जो दाब में कि इस हिस्से में जो दाब में कमी आएगी, कितनी आएगी? 2TR/R आएगी। ठीक है, अब इस कमी की पूर्ति करने के लिए, है ना, तो दाब जो लिक्विड है वो इधर से और इधर से ट्रांसफर होता है। ठीक है, जिससे कि वो ऊपर चढ़ता है। ठीक है, अब देखिए इसका साइज थोड़ा, ठीक है, और इसकी एच ऊंचाई है। ठीक है, अब इस पर ये एच ऊंचाई तक चढ़ेगा। ठीक है, और ये दाब P है, और इस कमी को दूर करने के लिए क्या हुआ? कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया है? ये लिक्विड ट्रांसफर हुआ, तो अब इसका दाब यहां भी क्या होगा? P हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कितने की कमी आई थी? P-2TR, P-2TR, 2T/R, यही तो कमी थी दाब में, बताइए, यही कमी थी। तो P बराबर लिख दीजिए आप 2T/R। ठीक है, और P बराबर आप जानते हो क्या होता है? P बराबर क्या होता है? HdG या H-ρg बराबर 2T/R। ठीक है,
जहाँ आर क्या है, केश नली की वक्रता त्रिज्या। तो आर बराबर बेटा क्या हो गया, आर बराबर लिख दीजिए 2t अपॉन एच रो जी, एच रो जी। ठीक है, अब देखिए यदि वक्रता त्रिज्या क्या है, आर है, ठीक है भैया, वक्रता त्रिज्या मैंने आर बना ली, ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, और इसकी त्रिज्या क्या है, आर, ठीक है, और ये थीटा है, ठीक है, थीटा एंगल बनना है जब वक्रता त्रिज्या आर है और जे त्रिज्या आर है, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आर अपॉन आर, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो गया, आर अपॉन कॉस थीटा। तो आर बराबर लिख दूं मैं आर अपॉन कॉस थीटा, आर अपॉन कॉस थीटा बराबर 2t अपॉन एच रो जी। तो जे तक पहुंचा दो, h बराबर क्या हो गया 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, ठीक है। 2t बराबर क्या हो गया है, h बराबर कितना हो गया 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, ठीक है, ठीक है। तो यानी कितनी हाइट, यानी कि इस हाइट पर, अब देखिए इससे एक चीज मालूम पड़ती है, यदि केश नली की त्रिज्या कम होगी तो अधिक ऊंचाई पे जल जाएगा, अर्थात केश नली कैसी होगी, पतली होगी तो ऊंचाई तक चढ़ेगा, जबकि केश नली की त्रिज्या अधिक होगी तो ऊंचाई तक नहीं जा पाएगा, ठीक है। जस्ट मेरा एक कॉल आ रहा है, मैं उसको रिसीव कर लूँ। चलिए, एक्चुअली फ़ोन आ गया था एक, तो क्या बोला था, देखा था हमने h बराबर 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। अब देखिए यदि केश नली अपर्याप्त लंबाई की हो, कितनी अपर्याप्त लंबाई की, यानी कि केश नली बात छोटी हो, ठीक है, छोटी हो, तो निकालने के लिए फिर मैं यहाँ से निकालता हूँ इसको, यहीं से जी इक्वेशन ले लो, एच आर बराबर 2t अपॉन रो जी, ठीक है। जब अपर्याप्त लंबाई की होती है, ठीक है, तो क्या होगा, जो आपकी पानी की बूंद है, ठीक है, जो पानी की बूंद है तो अपनी हाइट पर, यानी कि पहुंचेगी हाइट पर, ठीक है, क्योंकि लंबाई कम है, तो यहाँ जब ऊपरी हिस्से पे आएगी तो फैल जाएगी, क्या होगी, फैल जाएगी, ठीक है, फैल जाएगी, ठीक है, और फैल जाएगी अर्थात उसकी जो बूंद, जो ऊपरी पृष्ठ है जब फैलेगी तो वो क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या जो होगी उसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, उससे भी एक्सपेंड हो जाएगी। इसी कारण इस बिंदु पर आगे जाके फुब्बारे के रूप में नहीं जा पाती, क्योंकि वह नीचे ही फैल जाती है, ठीक है, याद रखिए। तो यदि वक्रता त्रिज्या, यदि बस इतना याद रखिए, यदि केश नली की जो लंबाई है उसकी, तो क्या होगा, जो बूंद होगी पानी, यानी पानी जो होगा फुब्बारे के रूप में आगे नहीं जा पाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा, वह वहीं पर फैलेगा, ठीक है, वक्रता त्रिज्या पर ही फैलेगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब देखिए केश नली का यूज देखो, आपने कहाँ देखा होगा, आपने देखा होगा जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में जड़ों के द्वारा ही पानी पहुंच जाता है, पहुंचता जड़ों के द्वारा, टहनियों से, ठीक है। आपने देखा मोमबत्ती है, कैंडल देखा, कैंडल में भी, या लालटेन देखी आपने, लालटेन में क्या होता है, केश नलियाँ होती है जिसके द्वारा क्या होता है, आराम से तेल पहुंचता रहता है, ठीक है। आप देखिए तौलिया का एक भाग यदि गीला कर दिया जाए तो धीरे धीरे देखा जाएगा सभी जगह वो गीला हो जाता है, देखा है नहीं देखा आपने, देखिए थोड़ा सा, ठीक है। आपने देखा पहले निप पेन चलते रहे, निप पेन देखते, उसमें इंक भर दी जाती थी बीच में, है ना, जैसे इंक चल रही होती है, जबकि निप के बीच में थोड़ी सी दरार रहती थी, वो केश नली होती थी एक तरह से, ठीक है, जिससे कि जो आपकी ये क्या बोलते हैं, इंक की सप्लाई पहुंचती रहती थी वहाँ तक। तो ये केश नली के हम लोग एग्जाम्पल हैं। तो इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा जो किसान लोग क्या करते हैं, खेत को जोत देते हैं, जिससे कि छोटी छोटी केश नलियाँ जो बनी होती हैं
वो ख़त्म हो जाती है, और जो जल उसमें संचय के रूप में होता है, संचय स्टोर होता है, वो अन्य फसल के रूप में या पौधों के लिए काम में आ जाता है। ठीक है, और ये लगभग केस नली का चैप्टर, सरफेस टेंशन का चैप्टर। इसके अंदर एक और है सरफेस टेंशन का एग्जाम, यानी सरफेस टेंशन पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर का यानी सरफेस टेंशन का ताप पर नहीं, वो ताप का सरफेस टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, या विलायकों का, ठीक है, सॉल्वेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, या इम्प्योरिटीज अशुद्धियों का, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए याद रखिए, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा पृष्ठ तनाव कम होगा, याद रखिए। इसी प्रकार से जब भी अशुद्धियाँ बढ़ेंगी पृष्ठ तनाव कम होगा। लेकिन सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट में क्या होता है, किस प्रकार का सॉल्यूशन है, यानी कि आपने देखा जब साबुन का घोल है, साबुन का घोल यदि मिला दिया जाए तो क्या होगा, वो भी सॉल्यूशन है, लेकिन वो पूरी तरह से विलय नहीं होता। ठीक है, जो पूरी तरह से विलय नहीं होगा तो वो क्या होगा, सरफेस टेंशन को कम कर देगा, और जो पूरी तरह से विलय हो जाएगा वो सरफेस टेंशन को बढ़ा देगा। याद रखिए। चलिए, ये चैप्टर्स लगभग ख़त्म। मैंने कोशिश की कि कम से कम समय में आपको पूरा चैप्टर कवर करूं। इसका मुख्य उद्देश्य है ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के मन में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।